आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बारिश का सुहाना मौसम चल रहा था। गांव की हरियाली और गीला गीला माहौल, सब कुछ काफी अच्छा लग रहा था। एक शाम जब हम तीन दोस्त, मैं, अंकित और नीरज, हम लोग बारित काका के टपरी पर गर्मा गर्म चाय का लुत्फ उठा रहे थे, तभी नीरज बोला, भाइयों, बहुत दिनों से कहीं घूमकर आना नहीं हुआ। अगले साल गए थे हम लोग दीघा, फिर कहीं जाना नहीं हुआ। चलो इस बार भी कहीं से घूमकर आते हैं। इस पर मैंने कहा, पर इस बार कहाँ जाएंगे इस बारिश में? इस पर हमारे तीसरे दोस्त अंकित ने कहा, मैं एक जगह जानता हूँ, चलो ताजपुर। वहाँ मेरे चाचा के दोस्त का होटल भी है। होटल नहीं, कॉटेज बोलते हैं लोग उसे। वहाँ पास ही में समुद्र भी है। अंकित की बात पर हमें कोई आपत्ति नहीं थी। वैसे भी घर पर पड़े पड़े हम लोग ऊब चुके थे। अगर कहीं घूमकर आएंगे तो अच्छा ही रहेगा। लिहाजा हम तीनों ताजपुर जाने की तैयारी में लग गए। उसके अगले दिन सुबह ही हम तीनों ने गांव के नज़दीकी बस स्टैंड से ताजपुर जाने वाली बस पकड़ ली। अंकित बता रहा था कि ताजपुर थोड़ा दूर है, पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। तो हम निश्चिंत होकर बस में अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। शाम के करीब 5:30 बजे के आसपास हमारी बस ताजपुर पहुंची। बस से उतरकर हम लोग बस स्टैंड से बाहर निकले। इधर का मौसम थोड़ा बिगड़ा हुआ सा था। आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे। बारिश किसी भी वक्त अपना कहर बरसा सकती थी। ताजपुर ना तो कोई गांव था और ना ही कोई बड़ा शहर। खैर, अंकित हमें वहीं पास ही में खड़े एक रिक्शा वाले के पास ले गया और रिक्शा वाले से बोला, ब्लैक कॉटेज चलोगे? इस पर उस रिक्शा वाले ने अंकित को सर से लेकर पैर तक पूरा देखा और फिर बोला, ब्लैक कॉटेज? पर क्यों, वहां क्यों जाना है आपको? इस पर अंकित बोला, क्यों जाना है का क्या मतलब होता है, बस जाना है। इस पर रिक्शा वाला बोला, पर साहब आप नहीं जानते हैं, वहां जाना सही नहीं है अभी। इस पर अंकित थोड़ा खिसियाते हुए बोला, बकवास मत करो, कितना भाड़ा चाहिए वो बताओ। रिक्शा वाला चुप हो गया और 60 रुपया बोलकर हम लोगों को रिक्शा में बैठने का इशारा किया। हम तीनों रिक्शा में सवार हो गए और रिक्शा ब्लैक कॉटेज की ओर चल पड़ी। आप लोगों की तरह ही उस वक्त मुझे भी ये नाम थोड़ा अजीब सा लग रहा था। खैर, कुछ 15 से 20 मिनट चलने के बाद रिक्शा एक मोड़ के पास रुकी और रिक्शा वाला बोला, बाबू साहब आप लोग यहीं उतर जाइए, इससे आगे मैं नहीं जा पाऊंगा। रिक्शा वाले की बात सुन अंकित और उसके बीच फिर से बहस छिड़ गई, पर हमने किसी तरह अंकित को शांत कर लिया। रिक्शा वाले को पैसा देकर हम लोग पैदल ही अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने लगे। चलते चलते मैंने अंकित से पूछा, भाई ये तेरा कॉटेज और कितनी दूर है? तो इस पर अंकित बोला, बस अब आ गए। उसके इतना कहते ही हम लोग ठीक उस इमारत के पास खड़े थे। हालांकि बिल्डिंग के मेन दरवाजे के बाहर ब्लैक कॉटेज का बोर्ड लगा हुआ था, मगर उस इमारत को देखकर ये प्रतीत नहीं हो रहा था कि वहाँ कोई रहता भी होगा। खैर, हम उस इमारत के दरवाजे की ओर आगे बढ़े। अभी हम तीनों आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी दरवाज़ा एकदम से खुला और हमें एक आदमी नजर आया। पतला सा शरीर, भीतर गती हुई आंखें, मानो किसी ने कंकाल के ऊपर चमड़े की एक परत चढ़ा दी हो। मगर तभी अंकित बोला, अरे भोला काका, आप इतने पतले कैसे हो गए? चेहरा सूख गया है पूरा। इस पर उस आदमी ने कहा, क्या बताएं बेटा, बस तबीयत खराब रहती है आजकल। मुझे और नीरज को ये समझते देर नहीं लगी कि ये अंकित के चाचा जी के दोस्त
और इस कॉटेज के मालिक हैं। खैर, जिसके बाद भोला काका हमें कॉटेज के अंदर ले गए। कॉटेज में कमरे तो बहुत सारे थे, मगर उन कमरों में कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। मुझे ये बात थोड़ी खटक सी रही थी, जिस पर मैंने हिचकते हुए भोला काका से पूछा, काका यहाँ कमरों में कोई नजर नहीं आ रहा। इस पर काका बोले, अभी नहीं, रात होते ही सब नजर आने लगेंगे। उनका जवाब मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तभी नीरज धीरे से मेरे कानों में बोला, अबे लगता है कि इसके होटल में कोई रहता ही नहीं है। खैर, हम तीनों ने एक बड़ा सा कमरा चुना ताकि हम लोग उसमें एक साथ रह सकें। इस दौरान हमारी मुलाकात गंगाराम से हुई, जो कि वहीं उसी कॉटेज में खाना बनाने और बाकी कामों को संभालते थे। उन्होंने हमारा सामान उस कमरे तक पहुंचा दिया जहां हम रहने वाले थे। फिर हम लोग भी चलकर उस कमरे में गए। वो कमरा बाकी कमरों के मुकाबले काफ़ी बड़ा था। उस कमरे में 2 खिड़कियां थी जो होटल के पीछे की तरफ खुलती थीं। मैंने खिड़की से होटल के पीछे की तरफ देखने की कोशिश भी की, मगर तब तक अंधेरा हो चुका था। टिप टिप बारिश भी शुरू हो चुकी थी। खैर, हम चारों दोस्त हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाने के बाद आपस में गप्पे लड़ाने लगे। तब शाम के यहीं कोई 6:30 बज रहे होंगे। इतने में ही गंगाराम जी हाथ में एक बड़ी सी पकौड़ों सी भरी प्लेट लिए हमारे कमरे में हाजिर हुए। मगर तभी मैंने एक बात पर गौर किया कि वो जब चल रहे थे तब उनके अंदर से ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे पत्थर से पत्थर टकरा रहे हों। हालांकि सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, मगर सच में वो आवाज़ ऐसी ही थी। खैर, पकौड़ों से भरा प्लेट हमारे बीच रखकर गंगाराम जी वहाँ से चले गए। पकौड़े काफ़ी स्वादिष्ट बने थे। अभी हम सारे दोस्त पकौड़ों का मज़ा ले ही रहे थे कि तभी नीरज अंकित से बोला, सही में यार, बहुत मस्त जगह लेकर आया है तू। यहाँ से समुद्र कितनी दूर है? कल सुबह वहाँ चलेंगे। इस पर अंकित बोला, ज़्यादा दूर नहीं है, सामने ही है, कल चलेंगे। इसी तरह इधर उधर की बातों में कब 2 घंटे गुजर गए पता ही नहीं चला। अभी हम लोग गप्पे लड़ा ही रहे थे कि तभी पास वाली कांच की खिड़की पर मुझे एक अजीब सी रोशनी नजर आई। मैं अपनी जगह से उठकर उस खिड़की की तरफ गया तो पाया कि कॉटेज के पीछे की तरफ बाहर आग जल रही है। देखने से तो वो चीज किसी चिता की तरह मालूम पड़ रही थी। मैंने वो चीज अपने दोस्तों को भी दिखाई तो इस पर अंकित बोला, पता नहीं यार, यहाँ चिता कैसे जल रही है? आसपास कोई आदमी भी नहीं है यहाँ पर। इतने में ही पीछे से आवाज आई, बाबू लोग खाना खा लीजिए। हम पीछे मुड़े तो गंगाराम एक बड़ी सी प्लेट में कुछ ढककर लाया था। इससे पहले कि हम उससे उस चिता के बारे में कुछ पूछ पाते, गंगाराम ने प्लेट के ऊपर से वो ढक्कन हटा दिया। तो हमने जो देखा वो देखकर हम सबके होश उड़ गए। उस प्लेट में कुछ और नहीं बल्कि भोला काका यानी उस कॉटेज के मालिक का कटा हुआ सिर था। डर के मारे मेरे पैर जोर जोर से कांपने लगे थे। इसी बीच मैंने जब गंगाराम के चेहरे की तरफ देखा तो मेरी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई, क्योंकि गंगाराम का चेहरा किसी इंसान का था ही नहीं। उसके पूरे चेहरे पर बस हड्डियां ही नजर आ रही थी। हम लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब यह क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए। मगर तभी हम तीनों के पास वाली खिड़की से हम तीनों ने कूदकर वहां से अपनी जान बचा ली और सीधे वहीं रुके जहां हमें 2-4 लोग नजर आए। लोगों को पूरी बात बताने पर पता चला कि उस गंगाराम ने भोला काका को किसी आपसी दुश्मनी के चलते जान से मार डाला था, मगर फिर उसके कुछ दिनों बाद वो भी रहस्यमयी तरीके से मारा गया।
तब से उनकी आत्माएं उसी कॉटेज में भटकती रहती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।